हेलो फ्रेंड्स, शैतान और 4 स्टूडेंट्स की कहानी एपिसोड नंबर 8। साहिल की आंखें भीगी हुई थीं। इसके चेहरे पर दुख के तासुरात बहुत नुमाया थे। इसने एक लंबी सांस खींची। मामू, जितना वशा की गुमशुदगी पर आप परेशान हैं, मेरी कैफियत इससे मुख्तलिफ नहीं है। जब आप और आपका ग्रुप वशा की तलाश करते करते इस पहाड़ी इलाके से मायूस होकर वापस आया, तो मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ इस पहाड़ी इलाके में गया। मैं अपने तौर पर वशा को ढूंढना चाहता था। मैंने इसे हर जगह ढूंढा, यहाँ तक कि मुकामी लोगों से इनके घरों में जाके पूछा, मगर जब मायूसी हुई तो इस गम ने जैसे मुझसे मेरे जीने की ख्वाहिश ही छीन ली। अब जी रहा हूँ, मगर गम के बोझ तले दबा जा रहा हूँ। मामू, वशा आपसे बहुत प्यार करती थी। वो आपसे बहुत कुछ कहना भी चाहती थी, मगर आपके पास वक्त ही नहीं था और मुमानी के अंदर ममता के जज्बात नहीं थे। आप हमारे घर बहुत कम आते थे, मगर अम्मी और मैं और रिदा वशा के लिए इससे मिलने आ जाते थे। वशा भी अक्सर हमारे घर आ जाया करती थी। इसने कभी हम लोगों को कमतर नहीं समझा। वशा और रिदा की गहरी दोस्ती में जैसे मैं भी शामिल हो गया। मुझसे भी वो दिल की बातें करने लगी। कितने ही अरसे तक इसके दिल की बात नहीं जान सका। वो अमीरी गरीबी के फ़र्क को भूलकर मुझे चाहने लगी थी। वो घर में अजीब माहौल से दो चार थी। मुमानी से इसकी बनती नहीं थी। मुमानी अपने आवारा भतीजे शमून से वशा का रिश्ता करना चाहती थी। इसका घर में आना जाना बढ़ गया था। रिदा ने वशा को बार बार समझाया कि आपको इस बात से आगाह कर दे, मगर वो कहती थी कि वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक रोज़ वशा ने मुझसे मोहब्बत का इकरार कर लिया। मेरी कैफियत वशा से मुख्तलिफ नहीं थी, मगर मैंने हकीकत पसंदी से काम लिया और अपने जज्बे को वशा की बेहतरी के लिए छुपा लिया। मैं जानता था कि मैं वशा को वो सब आसाइशें नहीं दे सकता जिसकी वो आदी है। फिर ये भी जानता था कि आप हैसियत के इस फ़र्क को कभी नज़रअंदाज नहीं करेंगे, और बीवी के पैसे पर हैसियत बनाना मेरे मिजाज के ख़िलाफ़ था। मैंने दिल पर पत्थर रख के वशा से कह दिया कि मैंने कभी इसके बारे में इस तरह से नहीं सोचा। वो मेरा ख्याल दिल से निकाल दे। इस वक्त वो बहुत टूट चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना आखिरी सरमाया भी लुटा चुकी हो। 2 माह तक मैं इससे नहीं मिला। एक रोज़ जब रिदा ने मुझे बताया तो मैं सटपटा के रह गया। साहिल, वशा को ना जाने क्या हो गया है, वो तो बिल्कुल बदल गई है। रिदा ने मुझे बताया, किसी से नहीं मिलती, अपने कमरे में बंद रहती है। इसके चेहरे की हसासियत, आंखों की मासूमियत कहीं गायब हो गई है। मुझे बहुत डर लग रहा है वो कहीं खुद को कुछ कर ना ले। मैंने रिदा का हाथ थाम लिया। रिदा, मैं इससे अभी मिलना नहीं चाहता, मगर तुम इसके घर जाओ, इसे समझाओ। मामू भी इस मुल्क में नहीं है, अम्मी जान के साथ चली जाना। रिदा अम्मी के साथ वशा से मिलने चली गई। मुमानी अम्मी और रिदा से बातें करती रही, मगर वशा का बर्ताव बहुत अजीब था। वो खामोशी से अपने कमरे में चली गई। रिदा भी वशा के कमरे में चली गई। वशा अपने बेड पर लेटी थी। रिदा इसके करीब बैठ गई। वशा का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। आंखों के गिर्द सियाह हल्के थे। रिदा ने हैरत से वशा की तरफ देखा। वशा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? या तुम्हें कोई मसला है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा मसला हल कर दूंगी। वशा ने बेगानेपन से रिदा की तरफ देखा। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। रिदा चिल्ला कर बोली। कैसे ठीक हूँ? चेहरा देखा है अपना, तुम्हारा क्या हाल हो गया है? वशा ने रिदा के शानों को मजबूती से पकड़ लिया और अपनी फटी फटी आंखें इसके चेहरे पर गाड़ दी। मुझे सांप ने डस लिया है। मेरे पूरे जिस्म में जहर फैल चुका है, मगर मैं जिंदा हूँ, क्योंकि मैंने इस सांप का सर कुचलना है। फिर मैं आराम से मर जाऊंगी। रिदा ने अपने शानों पर से इसके हाथों को हटाया। वशा, मेरी जान, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें किसी ने तंग किया है तो मुझे बताओ, मैं और साहिल तुम्हारी मदद करेंगे। वशा ने इत्मीनान के साथ पुष्ट लगा ली। नहीं, मुझे तुम दोनों की मदद की कतई ज़रूरत नहीं। मैं खुद अपने मुजरिम से बदला लूँगी। इसने मेरा मान, मेरा गुरूर तोड़ दिया, मगर वो ये नहीं जानता कि नफ़रत की ताकत क्या होती है। अगर लड़की नफ़रत करने पर आ जाए तो बला बन जाती है। वशा की इस तरह की बातें सुनकर रिदा रोने लगी। वशा, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। वशा ने रिदा के आंसू साफ किए और धीरे से बोली, मेरी प्यारी सहेली, मुझे तन्हा छोड़ दो, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दो। रिदा अपने आंसू पोंछती हुई कमरे से बाहर आ गई। इसने अम्मी से जाने क्या कहा। अम्मी ने मुमानी से इजाज़त ली और वो दोनों घर आ गईं। जब मुझे रिदा ने ये सब कुछ बताया तो मैं बहुत परेशान हो गया। मैं वशा से मिलने इसकी यूनिवर्सिटी चला गया। यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद गाड़ी वशा को लेने आई तो मैं अपनी मोटर बाइक पर वशा के करीब आया। आज मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? थैंक्स, मेरी गाड़ी आ चुकी है, मुझे जाना है। वशा ने कहा। मुझे तुमसे बात करनी है।
जो कहना है यहीं कह लो। वशा ने तल्ख रवि से बोला। मैंने इससे इल्तिजा की कि वो एक बार मेरी बात सुन ले। इसने ड्राइवर से रुकने के लिए कहा और हम दोनों सामने ग्राउंड में बैठ गए। रिदा की बात बिल्कुल ठीक थी, वाकई वो चेहरे से बीमार लग रही थी। मैंने इसे बहुत कुरेदने की कोशिश की मगर इसने अपने दिल की बात मुझे नहीं बताई। जब मैंने इससे अपने बारे में पूछा तो इसने कहा, तुम्हें अपनी ज़िंदगी के फैसले करने का पूरा हक है। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बस तुम मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश मत करना। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि कौन है जिसने तुम्हें अजियत दी है, जिससे बदला लेने की बात तुम रिदा के सामने कर रही थी। मेरा ऐसे कहते ही वशा भड़क उठी। वो जो भी है मैं खुद इसे देख लूँगी। मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। प्लीज़ मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश मत करना। ये कहकर वशा खड़ी हो गई और तेज़ तेज़ कदमों के साथ चलती हुई गाड़ी तक चली गई। इस बात के कुछ ही दिनों के बाद आप वापस आ गए। आपके आने से हम घर वालों को वशा की तरफ से तसल्ली हो गई, मगर इन्हीं दिनों ये वाक़या हो गया। वशा हम सबको छोड़कर ना जाने कहाँ चली गई। जफ़र जहाँ बैठा था वहीं जैसे पत्थर का हो गया। इसकी आंखें आंसुओं से डुबडुबा गई थीं। दिल पर गम का बोझ इस कदर बढ़ गया था कि धड़कनें डूब रही थीं। मामू, आप अगर मुझसे खफा हैं तो मुझे माफ़ कर दें। मैंने तो वही किया जो मुझे ठीक लगा। साहिल ने मामू का हाथ थाम लिया। और अब तुम क्या कर रहे हो? जफ़र ने रिंधी हुई आवाज़ में पूछा। साहिल की नज़रें हवा में ही ठहर गईं। अब वो कर रहा हूँ जो मेरा दिल कह रहा है। जफ़र खड़ा हो गया और बेचैनी से चहलकदमी करने लगा। तुम्हें मुझसे राब्ता करना चाहिए था। बहुत कोशिश की मामू, न जाने खुदा को क्या मंजूर था कि आपसे राब्ता ना हो सका। आप हिम्मत रखें। तुम्हारी बातों ने मेरी परेशानी बढ़ा दी है। न जाने वशा किन किन मराहिल से गुजर रही होगी। मेरी बेटी को कहीं कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊँगा। न जाने कौन सा राज अपने सीने में छुपाए वो यहाँ से चली गई। जफ़र ने साहिल के कंधे पे सर रख लिया। वो किसी शिकस्ता पत्थर की तरह चूर चूर हो रहा था। थोड़ी देर के बाद साहिल वहाँ से चला गया, मगर साहिल की बताई हुई बातें रात भर इसके सीने पर डंक मारती रहीं। तौकीर जब सफ़र से वापस लौटे तो रात के 12 बज चुके थे। रुखसाना, एमन और माहिन भी बहुत थक चुकी थीं। तौकीर ने पहले एमन और माहिन को घर ड्रॉप किया और जब वो दोनों अपने घर आए तो तकरीबन 1 बजने वाला था। वो बस बेड पर ढेर हो गए। तौकीर ने अपना सर धीरे धीरे दबाते हुए कहा, रुखसाना मेरे लिए चाय बना दो, मेरा सर दर्द से फट रहा है। रुखसाना भी ढीले ढीले कदमों से किचन की तरफ गई और चाय के 2 कप बना के ले आई। तौकीर ने चाय कप लिया। अगर सफ़र आरामदेह होता तो इंसान मर्जी जहाँ मर्जी चला जाए, मगर इस तरह का सफ़र हो तो बहुत थकावट हो जाती है। और फिर क्या फ़ायदा कैसी कैसी बातें कर रहा था वो बुज़ुर्ग। मैं इसलिए तुम्हें मना करता था। मुझे इन पीरों फ़कीरों की बातों पर भरोसा नहीं है। रुखसाना आंखें झुकाए जैसे किसी गहरी सोच में गुम थी। तौकीर की बात का इसने कोई जवाब ना दिया। काफ़ी देर की खामोशी के बाद वो गोया हुई। तुमने इसकी बातों पर गौर नहीं किया? वो कह रहा था कि वो जहाँ है वहाँ इसका हिसाब काम नहीं कर रहा। वो चारों अपने मादी वजूद में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे, ना ज़मीन के ऊपर और ना ही ज़मीन के नीचे। तौकीर जैसे तब गया। ये बातें किस बाशऊर इंसान की हैं? अहमक था वो बुज़ुर्ग, हमें बेवकूफ़ बना रहा था। रुखसाना गुलूगीर लहजे में बोली, बेवकूफ़ बना रहा होता तो हमसे पैसे लेता। इसने हमसे कोई पैसा नहीं लिया। ये तरीके होते हैं इन पीरों के लोगों को फांसने के। तौकीर फिर से भड़क कर बोला। रुखसाना रोने लगी। तो मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं अपनी हुरिया को? तौकीर रुखसाना के करीब आ गया। कुरान पाक पढ़ो, नमाज पढ़ो और खुदावंदे करीम से दुआ करो। बाकी रही तलाश की बात तो मैं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठा। मैं ढूंढ रहा हूँ। खुदा का करम साथ होगा तो वो ज़रूर मिल जाएगी। तुम खुदा पर भरोसा रखो और आराम कर लो। रुखसाना आंसू पोंछती हुई बिस्तर पर दराज हो गई। दिल में दुआ करके सोई कि इसे इसकी बेटी जिस हाल में भी है ख्वाब में नज़र आ जाए। ऐसे ही सोचते सोचते इसकी आंख लग गई। नींद गहरी हुई तो वो शऊर की गिरफ्त से निकलकर लाशऊर की गिरफ्त में चली गई। इसकी आंखें ख्वाब देखने लगीं। वो फूलों से भरे लॉन में हुरिया को ढूंढती फिर रही है। अचानक इसे हुरिया की आवाज़ सुनाई देती है। वो चारों तरफ नज़र दौड़ाती है मगर इसे हुरिया दिखाई नहीं देती। एक बार फिर हुरिया की आवाज़ इसकी समाज से टकराई। वो आवाज़ की सिम देखती है तो इसे हुरिया फ़िज़ा में मौलिक दिखाई देती है। हुरिया ने सफ़ेद गाउन पहना हुआ था। इसके बाल हवा में लहरा रहे थे। वो परियों जैसी दिखाई दे रही थी। आंखों में खुलूस की चमक, लबों पर मुस्कुराहट बिखेरे इसने दोनों बाजू माँ की तरफ बढ़ाए।
रुखसाना जो मबहूत नज़रों से हुरिया की तरफ देख रही थी, पागलों की तरह बेटी की तरफ दौड़ी। इसके करीब पहुंची तो परेशानी से इसके पैरों की तरफ देखने लगी। मेरी जान, तुम इस तरह हवा में मौलिक क्यों हो? मेरे पास क्यों नहीं आती? इसने बेटी के हाथों को छूने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। इससे पहले कि वो हुरिया को छूती, परी जैसी हुरिया भयानक रूप धार गई। इसके चेहरे की जिल्द किसी कड़ले की तरह सलेटी माइल खुरदुरी हो गई, आंखों का हाला बड़ा हो गया और वो गोलाई में सुर्ख अंगारा हो गईं। इसके चेहरे के नकुश बदल गए, जिल्द सिलवटों में बदलने लगी। इसके हलक से खौफनाक गड़गड़ाहटों की आवाज़ उभर रही थी। वो किसी शेरनी की तरह चिंगाड़ी तो इसके सामने के अतराफ के 2 दांत किसी वैम्पायर की तरह बढ़ गए। हाथों के नाखून भी 4 इंच तक बढ़ गए थे। इसने सलेटी माइल सिलवटों वाले हाथ रुखसाना की तरफ बढ़ाए तो रुखसाना पर रहशा तारी हो गया। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और स्टोरी पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट एपिसोड आपको जल्दी मिल सके। थैंक यू।